एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। जो आज की हमारी क्लास है वो हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर पर है और वो आपका पेपर है 2023 का। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए है ये क्लास। तो चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या चाहे पेपर 2 की, है ना, एक जैसे सिलेबस एक है, पेपर भी एक जैसा ही आ रहा है। तो ये ना समझें कि ये हमारे काम का नहीं है। अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते रहें। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए सारे पेपर सॉल्व कर लें। और कल का जो आपने पेपर देखा, कल जो पेपर सॉल्व किया था, आप देखेंगे कि आज के पेपर में, कल हमने 2018 का पेपर सॉल्व किया था, आज हमने 2023 का पेपर लिया है और देखिए कितने प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी प्रश्न हमें अपने पेपर में मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर, और हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि हमें किस तरह अपने टॉपिक तैयार करने हैं, है ना। तो पूरे ध्यान से ये पेपर सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, आपके अच्छे नंबर आए, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर भी करते रहा करें। आप लोग काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रस के कितने अंग हैं? 1, 4, 8 या 9? हिंदी साहित्य में रस के कितने अंग हैं? अब बेटा आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसमें रस के अंग पूछे हैं, ना कि रस पूछे हैं। ये नहीं पूछा है कि रस कितने होते हैं, है ना। ऑप्शन नहीं, देखो सीधे क्या कर दिया, टिक 9। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। ठीक, तो हम क्या सोचेंगे कि इसमें पूछा है अंग, ना कि ये पूछा है कि रंग। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के प्रकार नहीं पूछे, रस के अंग पूछे हैं, रस के अवयव पूछे हैं। तो रस के अवयव 1 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या 9 होते हैं। तो बेटा रस के अवयव होते हैं आपके 4। ठीक है, और कौन कौन से रस के अवयव हैं, रस के तत्व हैं या रस के अंग हैं? तो हम 4 अवयव को देख लेते हैं एक बार। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपके ये रस के अंग हैं। स्थायी भाव, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका विभाव, नोट भी कर लें अगर ध्यान ना रहे तो। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे पेपर को हम। रस के कितने अंग पूछे गए हैं? संचारी भाव। तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना पेपर सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे माइंड से, जिससे हमारे एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, नहीं तो पता चले कि 9 देखकर लगा दिया 9 रस होते हैं, लेकिन पूछा क्या गया? अंग, है ना। फिर घर आकर कहें कि अरे ये तो हमें आता था। ऐसा ना हो किसी प्रश्न में, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, छंद के प्रवाह को कहते हैं। छंद के प्रवाह को क्या कहेंगे? ग्राम, यति, गढ़, गति। तो बेटा मैंने आपको छंद की क्लास में पढ़ाया है। ये सारे पार्ट्स की क्रम किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, गढ़ किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। तो जिन साथियों ने छंद की क्लास ना ली हो वो एक बार छंद की क्लास अवश्य पढ़ के जाएं, तो आपका छंद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसमें हमने नियम बताए हैं, उस सारे छंद के पार्ट्स बताए हुए हैं, मात्राएं किस तरह लगानी है, ये सारे नियम आपको बताए हैं। ठीक है, वर्णिक छंदों को बड़ी विस्तार से समझाया है। आपके पेपर में वर्णिक छंद काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रखें। तो छंद के प्रवाह को, प्रवाह मतलब एक लय को क्या कहेंगे? प्रवाह होगी, एक लय होगी तो उसको गति कहते हैं, ना ग्रम, ना गढ़, ना यति। ठीक है, गति कहेंगे। ठीक है, छंद के प्रवाह को क्या कहेंगे? गति। ये हमें ध्यान रखना है, छंद के पढ़ने को, प्रवाह को गति कहते हैं। ठीक है, प्रवाह या लय लिखा हो, लय लिखा हो प्रवाह की जगह। छंद के लय को क्या कहते हैं? छंद की लय को क्या कहते हैं? तब भी गति। छंद के प्रवाह को कहते हैं गति। ठीक है, ये याद रखेंगे। यति क्या था? यति मतलब विराम। ठीक है, जहां पर सांस लेने के लिए रुकते हैं वो यति होती है। गढ़ आपको बताए थे, ये वर्णिक छंद में आते हैं। गढ़, है ना, तीन अक्षरों से, 3 वर्णों से बनते हैं, 3 वर्णों का समूह। गढ़ माने क्या होता है? समूह। गढ़ माने होता है समूह। और आपके 3
वर्णों से बने थे समूह। और एक हमने सूत्र भी बताया था, उससे हम गढ़ बनाना सीखे थे। यम आता राज भानस लगा ना, यही तो गढ़ बनाने का सूत्र था, राज भानस लगा। ठीक है, ये हमारे गढ़ हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रम, क्रम किसे कहेंगे? क्रम रह गया, मात्रा गिनना या वर्णों का क्रम, वही क्रम कहलाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, अधरों पर अलि मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा काव्यांश में अलंकार है। अधरों पर अलि मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा पपीहा काव्यांश में कौन सा अलंकार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ए संदेह अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा, बीप्सा अलंकार होगा, या उक्त में से कोई नहीं। आपका कौन सा अलंकार इसमें होगा? तो अधरों पर अलि मडराते, यानी कि अधर, अधर किसे कहेंगे? होठों को, ओष्ठों को, ओष्ठ को। होठों पर अलि भौरे मडरा रहे हैं, केसों पर मुग्ध पपीहा, पपीहा केसों पर मडरा रहे हैं। तो यानी कि भौरा अधरों को क्या समझ रहा है? फूल समझ रहा है। हमारे जो होठ है उनको फूल समझ रहा है, उसे भ्रांति हो गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका राइट आंसर है भ्रांतिमान अलंकार। जहां भ्रांति हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, भ्रांति होकर वो समझ ही लेता है कि यही है। ठीक है, संदेह में क्या होता है कि संदेह होता रहता है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, इस तरह संदेह होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 4, कोसी का घटावर कहानी के लेखक हैं। कोसी के घटावर कहानी के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, इला चंद्र जोशी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जिसे इसका आंसर आ रहा हो वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। हिमांशु जोशी, मनोहर जोशी, शेखर जोशी या इला चंद्र जोशी। तो कोसी का घटावर एक कहानी है, ये लिखी थी हिमांशु जोशी ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हिमांशु जोशी ने लिखी थी और ये छपी थी इलाहाबाद में, एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी कल्पना, इसमें प्रकाशित थी। तो आज का राइट आंसर है शेखर जोशी। ठीक है, ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कल्पना पत्रिका थी उसमें आपकी ये प्रकाशित हुई थी। तो याद रखेंगे इसको हम, कोसी का घटावर कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, अब ये समझ गए आप अच्छी तरह इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, बीप्सा रह गया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बीप्सा भी बता दें। यहाँ पर संदेह है, ये भ्रांतिमान है। बीप्सा अलंकार में क्या आता है? मनोभावों को प्रकट करने वाला। यानी हमें क्या करना है? हमें अपना रिवीजन करना है प्रैक्टिस सेट से, है ना। तो कोई भी पॉइंट्स हमारा रह ना जाए। तो बीप्सा अलंकार भी देख लेते हैं एक बार और हमारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलिए, बीप्सा में क्या होता है? मनोभावों को प्रकट करने, मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को हम दोहराते हैं बीप्सा में। ठीक है, मन के भावों को या मनोभावों को दोहराते हैं, मनोभावों को दोहराते हैं। अब कैसे? अब बीप्सा अलंकार की पहचान अलग से पहचान लोगे आप, इसमें लगा होगा राम राम, ऐसे कहते हैं ना, राम राम। ठीक, बोलते हैं अरे राम राम। ठीक, छी छी, छी छी, ये शब्द जुड़े हों वहां क्या होगा आपका अलंकार? चुप चुप, चुप चुप हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना अचानक ही, है ना। देखो देखो कौन आया, है ना। तो ऐसे शब्द दोहराए जाएं तो वहां कौन सा अलंकार है? बीप्सा अलंकार है। मनोभावों को दोहराने के लिए बीप्सा अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्दों को दोहराना, यही क्या है? बीप्सा अलंकार। बीप्सा से यहाँ पे लिख लेंगे दोहराना, इसकी पहचान। ठीक है, ये हमारा बीप्सा अलंकार भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें प्रश्न भी सॉल्व करने हैं और अपना रिवीजन भी करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान हमें रहता है कि कोई भी पॉइंट्स ऐसा ना रह जाए जो आपकी समझ में ना आए, है ना। प्रश्न जो आपके दिए हैं उन्हें विस्तार से समझाना, ठीक है, और प्रैक्टिस करवाना, यही हमारा काम है कि आप अच्छे से नंबर लाएं। ठीक है, अच्छे से पढ़कर अच्छे से नंबर लाएं। कैवल्य शब्द का पर्यायवाची है, दंड है, चक्रपाणी है, केशव है या निर्वाण है। जो कैवल्य शब्द है वो बौद्ध धर्म में यूज किया जाता है। कैवल्य
कैवल्य, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति, मोक्ष या मुक्ति, ठीक। तो इसी का जो है अर्थ है दंड होगा, चक्रपाणी होगा या केशव। तो ये दंड भी नहीं होगा, चक्रपाणी भी नहीं हो, चक्रपाणी मतलब चक्र है हाथों में जिसके, केशव ये भी नहीं है। कैवल्य का पर्यायवाची है निर्वाण। ये आपके 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, पूरा पेपर उठा के यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो निर्वाण, निर्वाण मीन्स होता है मुक्ति या मोक्ष, ठीक। तो ये कैवल्य और निर्वाण एक दूसरे, ये समानार्थी हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म में इसके लिए यूज किया जाता है पीड़ा या दुख से मुक्ति, पीड़ा या दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति, पीड़ा या दुख से मुक्ति निर्वाण कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिरंतन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। चिरंतन का मीन्स होता है जो नष्ट ना हुआ हो, पुराना चला आ रहा हो, पुरातन, ठीक है। चिरंतन, ये हमें ध्यान रखना है इसका अर्थ। जब हमें अर्थ पता होगा तभी तो हम विलोम निकाल पाएंगे, अगर अर्थ नहीं पता तो हम विलोम भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो अर्थ हमें पता होना चाहिए। चिरंतन का अर्थ है पुरातन, ठीक है, जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, बहुत दिनों से चला आ रहा हो। तो ये चिरंतन का अर्थ हुआ चला आ रहा हो। आपके काफी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये है ना। 2018 के प्रश्न, 2018 के पेपर में देखेंगे कि 2023 के पेपर से कितना मैच कर रहा है 2018 का। पुरातन बहुत से दिनों से चला आ रहा हो, यानी कि 2018 का पेपर से रिपीट हुए हैं 2023 में, ठीक है। 2023 अब कौन कौन से प्रश्न है ये आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नश्वर, अलौकिक ये नहीं होगा, लौकिक ये भी नहीं होगा, नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक हो, है ना। नश्वर, नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, तो इसका विलोम चिरंतन का विलोम होगा नश्वर, ठीक, याद रखेंगे, नष्ट हो जाए या नष्ट होने वाला नश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। हम कोई सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा क्या साहित्यिक हो या मुहावरेदार हो, औपचारिक हो या नैसर्गिक हो, ठीक है। स्वाभाविक होनी चाहिए, साहित्यिक होनी चाहिए या मुहावरेदार या औपचारिक। साहित्यिक क्या उसमें गद्य पद्य लिखने लगेंगे, क्या कहानी कविताएं लिखने लगेंगे सरकारी पत्र में? नहीं। मुहावरेदार लिखेंगे तो आधी समझ में आएगी, नहीं आएगी, है ना। हमें घुमावदार बातें नहीं लिखनी होती, पत्र ऐसा लिखा जाए जो स्पष्ट समझ में आ जाए और थोड़े से शब्दों में। औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है सरकारी पत्र में, है ना। कहते हैं सविनय निवेदन है कि यही वर्ड यूज करते हैं, है ना, महोदय लगाते हैं, ये सब शब्द लगाते हैं, तो ये औपचारिक भाषा कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हम अपने दोस्तों के लिए पत्र लिखते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। अगर सरकारी पत्र लिखते हैं, किसी स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हमारा गद्यांश पढ़ना है, उसमें से प्रश्न सॉल्व करने हैं। 8 से 11 तक जो भी प्रश्न होंगे वो आपके गद्यांश से रिलेटेड होंगे। चलिए अब गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है ना, और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्र की विजय, राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना ली, परंतु हम देश के लिए एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है ना। भाषा का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा कि हमारी एक राजभाषा,
एक संपर्क भाषा बन जाए वो नहीं बन पा रही है। इसके लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे मामलों में जल्दबाजी क्या होती है, आत्मघाती। जल्दबाजी करेंगे तो वो आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, हमें बहुत ही ध्यान से अपना प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, कम समय है हमारे पास, 24 को आपका एग्जाम है। उस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करें। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो ध्यान बिल्कुल प्रैक्टिस सेट पर ही हो, कि हम चेक कर पाएं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है। भारतीय राष्ट्रीयता क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण विशिष्ट है। राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीयता संभव नहीं। भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या होगा? आपने पूरा गद्यांश पढ़ा तो उसमें क्या था? भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण विशिष्ट ये था, या भाषा विवाद के ऊपर था, या राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीयता संभव नहीं, इस बात पर था कि भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, ये था। तो ये था हमारा भाषा विवाद पर। ठीक है, भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है, इसको सॉल्यूशन करना चाहिए, यही तो था, है ना। भाषा विवाद पर था ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, ये बातें कही गई हैं तो ये भाषा विवाद पर ही तो कही गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 9, भाषा विवाद हल करने में जल्दबाजी से क्या हानि है? तो हमने पढ़ा था यहाँ पर भाषा का जो, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा? आत्मघाती होगी, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास प्रकट हो जाता है। ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। तो हम देखते हैं हमारा मिल रहा है कोई कि नहीं। प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, भाषा विवाद की जल्दी करेंगे। ठीक है, भाषा विवाद को हल करने की जल्दबाजी करेंगे। राजनीतिक विवाद बढ़ जाता है, जनता में संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है, या सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त होता है। तो हमारे पैराग्राफ के अनुसार है, जनता में संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 10, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? हमें भाषा के प्रश्न को सॉल्व करना है तो किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, राजनीतिक चातुर्य होना चाहिए, प्रशासनिक दक्षता, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। तो हमें भाषा का प्रश्न सॉल्व करने के लिए विवेक, धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। विवेक से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे और सहानुभूति रखकर। पता चले कि एक भाषा पर आप जोर दे रहे हैं और उनकी भाषा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरे राज्य की भाषा को, एक राज्य की भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं और एक राज्य की भाषा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें सभी भाषाओं से सहानुभूति रखनी है, विवेक और धैर्य से इस समस्या को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही हमें अपने प्रश्न भी विवेक और धैर्य से सॉल्व करने, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, अपने आप को परफेक्ट बनाना है, जिससे हमारे प्रश्न सही से टाइम से हल हो जाए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि धीमे धीमे कर रहे हो, पेपर का टाइम निकल गया, हिंदी करे जा रहे हो या संस्कृति करे जा रहे हो, तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपने टाइम का ध्यान रखें कि कितनी देर में हम कौन कौन से प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। घा कौन से वर्ग में है? का वर्ग में है, का वर्ग में है। का वर्ग आपका बोला जाता था कंठ से, याद रखना। अकहु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। चा वर्ग आपका तालु से था। चा वर्ग के कोई भी अक्षर आ जाए आपके तालु से बोले जाएंगे। टा वर्ग का आपका मूर्धा से, टा वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए तो वो मूर्धा से बोला जाएगा, ये याद रखेंगे। ता वर्ग का कोई भी आ जाए वो आपका दंत से बोला जाएगा, और पा वर्ग का आपका ओष्ठ से बोला जाएगा। ये आपके 5 वर्ग हो गए और इनके उच्चारण स्थान का, खा, गा, घा सारे कंठ से, चा, चा, झा, झा, या सारे तालु से, और टा वाली लाइन पूरी मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। तो घा हमारा है का वर्ग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में करें आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका कंठ। चलिए, पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का पहला पत्र है।
ये कल की क्लास में भी प्रश्न था, वो ऐसे आया था कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? अब यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का ही लिखा है ना। पहला पत्र कौन सा है? तो पहला पत्र ए है, बी है, सी है या डी है? उद्दंत मार्तंड है, समाचार दर्पण है, बंगाल गजट है या इंडिया गजट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर आए आपके, ये तो सबको ही पता होगा। चलिए, हमारा उद्दंत मार्तंड है, ये हमारा पहला पेपर है हिंदी का। इसको हम ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, इससे संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। ये पंडित जुगल किशोर इसके लेखक हैं या संपादक हैं, ठीक है। पंडित जुगल किशोर इस उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक हैं, किशोर, पंडित जुगल किशोर, ठीक है। 1826 में ये आया हुआ था, 1826 में हिंदी का, ठीक है, हिंदी का पहला पत्र। अब आपका जो समाचार दर्पण है, ये बंगाली भाषा का पहला पत्र है, इसको भी नोट कर लेंगे। बंगाली भाषा का पहला प्रथम समाचार पत्र, ठीक, प्रथम समाचार पत्र ये आया था 1818 में, ठीक, 1818 में। आपका बंगाल गजट है, इसके लिए इसके संपादक आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसके संपादक को याद रखेंगे। जेम्स अगस्ट हिक्की ने ये चलाया था, जेम्स अगस्ट हिक्की, ये आ जाता है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, पेन और कॉपी साथ रखा करें, हिक्की, ठीक है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख ले, फिर जब एग्जाम देने जाएं तो उसको रिवाइज करते जाएं, ठीक है। जेम्स अगस्ट हिक्की ये किसके हैं? बंगाल गजट के, ठीक है। इन्होंने उस टाइम जब वो अंग्रेजों के जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार चल रहा था उसका इसमें विरोध किया था बंगाल गजट में, और इसी के प्रतिद्वंद में, यानी कि सरकार का विरोध कर रहे थे जेम्स अगस्ट हिक्की, भ्रष्टाचार वगैरह जो भी हो रहा था अंग्रेजी सरकार में, उसका विरोध अपने बंगाल गजट में किया था जेम्स अगस्ट हिक्की ने, और इंडिया गजट ये लाया था। फिर इसी के विरोध में इंडिया गजट लगाया, ये सरकार का, उस टाइम वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, उनकी ओर लेने के लिए ये इंडिया गजट चलाया गया था, ठीक है। तो ये सब बंगाल गजट आया, उसके बाद इंडिया गजट आया, उसका प्रतिद्वंदी कहलाता है ये इंडिया गजट, ठीक है। 1780 में आया था, ये दोनों ही 1780 के हैं, बंगाल गजट और इंडिया गजट। बंगाल गजट और इंडिया गजट दोनों ही 1780 के हैं, ठीक है। वो वारेन हेस्टिंग के समर्थन में ये चलाया गया था इंडिया गजट, ठीक है। ये याद रखेंगे, इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ लिया जाए बंगाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो हम बता लेंगे समाचार दर्पण, ठीक। बंगाल गजट जेम्स अगस्ट हिक्की ने चलाया था, और इंडिया गजट ये किसने चलाया था? इंडिया गजट ये 1780 में के वारेन हेस्टिंग के समर्थन में, ठीक है। और ये जो बंगाल गजट है ये अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक। अंग्रेजी का, ये याद रखेंगे, अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट समाचार पत्र आपका है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न से संबंधित कोई समस्या तो नहीं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, विदेशज। तत् और सम, हम जब भी तत्सम से रिलेटेड प्रश्न आए ये बात अवश्य बोलते हैं, तत् माने उसका, सम माने समान, अर्थात जो संस्कृत के समान हो, जो का त्यों रखा हो, उसे क्या कहेंगे? तत्सम। ये आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से शुद्ध का चयन कीजिए। क्लेश, क्लेश, क्लेश और कलेश, ठीक। ये तीनों सा लिखे हैं, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा। ए होगा, बी होगा या सी होगा, ये हटाए दे रहे हैं, इससे आप आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। क्लेश, कलेश, क्लेश,
क्लेश। ये इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? तो बी आपका राइट आंसर है, क्लेश। ठीक है, और ये तीनों सा के हमें नाम मालूम हो, परीक्षा में आपके आ जाते हैं, इनके नाम आपको अवश्य पता होने चाहिए। ठीक है, ये है मूर्धन्य सा, ऋटुषाणाम मूर्धा। ये आपको सूत्र बताए थे मैंने वर्णमाला की क्लास में। मूर्धन्य सा है, ये आपका तालव्य सा है, तालु से बोला जाता है। इचु यशानाम तालु, चा वर्ग ई और चा वर्ग तालु से बोला जाता है। और दंती ऋतुल सा नाम दंता, ता वर्ग और सा ये वाला आपका दंत से बोला जाएगा, तो ये है दंत्य वर्ड। ठीक है, दंत्य सा, तालव्य सा और ये है मूर्धन्य सा। अब ये नहीं बोलना कि सपेरा वाला सा, सलजम वाला सा, हमें मालूम है नाम इसके, हम तो पढ़े लिखे अच्छे है ना, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से हिंदी जानते हैं, तो हम शुद्ध बोलेंगे दंत्य सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पेपर 2 में 2 गद्यांश आते हैं, तो इसको भी पढ़ लें। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में 16 से 19 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। पहले गद्यांश को सही से पढ़ लें, फिर प्रश्न करते हैं। भारतवर्ष में धर्म के भीतर भी ज्ञान प्रकृत पद्धति और प्रेम की प्रकृत पद्धति स्वीकृत थी, अतः न ज्ञान के क्षेत्र में और न भगवत प्रेम के क्षेत्र में रहस्यवाद की आवश्यकता हुई। साधनात्मक और क्रियात्मक रहस्यवाद का अलंबत योग तंत्र और रसायन के रूप में विकास हुआ। यहाँ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग तीनों अलग अलग रहे। ठीक है, इस स्पष्ट विभाग के कारण भारतीय परंपरा का भक्त ना तो परमार्थिक ज्ञान का दावा करता है, ना अलौकिक सिद्धि या रहस्य दर्शन का ज्ञान के अधिकारी तर्क बुद्धि संपन्न चिंतनशील दार्शनिक ही माने जाते हैं। तत्व ज्ञान की झलक के लिए शुद्ध बुद्धि के अतिरिक्त और कोई दूसरी खिड़की नहीं मानी जाती। भारतीय भक्त हृदय की उसी पद्धति से भगवान से प्रेम करता है जिस पद्धति से पुत्र कलत्र से, है ना, पुत्र कलत्र से मतलब कलत्र मतलब माता से। ठीक है, इस प्रेम के लिए कोई अप्राकृतिक पद्धति अपेक्षित नहीं है। भक्ति की अनुभूति भी भक्ति रस कही जाती है। रस की अनुभूति एक प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुभूति है, पत्नी होगा या ना। ठीक है, स्वाभाविक अनुभूति है, पर रहस्यवादी की ईश्वर समागम वाली दशा या तो योगियों की तुरीयावस्था अथवा चित्र विक्षेप के रूप में मानी जाती है, जैसे किसी भूत या देवता के सिर आने पर होती है। चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय परंपरा का भक्त परमार्थिक ज्ञान का दावा क्यों नहीं करता, है ना, क्यों नहीं करता भारतीय परंपरा का भक्त? तो आपका 16 नंबर प्रश्न है, तो हम पढ़ेंगे। भक्त भगवान के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता होता है। भक्त का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान के समकक्ष होता है। भारत में ज्ञान मार्ग भक्ति योग और योग मार्ग के अलावा रहा है। भारत का भक्त साधनात्मक क्रियात्मक रहस्यवाद में दक्ष होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हमने तो पैराग्राफ में ये पढ़ा था, यहाँ ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग तीनों लग रहे हैं। स्पष्ट विभाग के कारण भारतीय परंपरा का भक्त ना तो परमार्थिक ज्ञान का दावा करता है, ना अलौकिक सिद्धि का। ठीक है, विकास हुआ है लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ये सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कलत्र शब्द का अर्थ है, कलत्र शब्द का अर्थ है भार्या, पुत्री, पिता या माता। कलत्र शब्द का क्या अर्थ होगा? आप लोग सोच कर बताएं। कलत्र शब्द का भार्या, पुत्री, पिता या माता। तो कलत्र शब्द का अर्थ है भार्या, इसको नोट कर लें। कलत्र शब्द समानार्थी है भार्या के। भार्या मीन्स पत्नी। ठीक है, भार्या मीन्स होता है पत्नी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान का अधिकारी किसे माना जाता है? दार्शनिक को, रहस्यवादी को, भक्त को या धार्मिक को? ज्ञान का अधिकारी किसे माना जाता है? आप लोग ने पैराग्राफ पढ़ा तो आप लोग आंसर करें। ज्ञान का अधिकारी किसे माना जाता है? भक्त को माना जाएगा या दार्शनिक को माना जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अलौकिक सिद्धि या रहस्य दर्शन का ज्ञान के अधिकारी तर्क बुद्धि संपन्न चिंतनशील दार्शनिक ही माने जाते हैं, है ना। तो ज्ञान का अधिकारी माना गया है दार्शनिक को। आपका राइट आंसर है ए।
चलिए अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति किससे होती है? रस की अनुभूति कैसी होती है? सांसारिक, प्राकृतिक, कृत्रिम, उपयुक्त में से कोई नहीं। रस की अनुभूति कैसी होती है? सांसारिक होती है, संसार से रिलेटेड होती है, कृत्रिम होती है, प्राकृतिक होती है। रस की अनुभूति होती है आपकी प्राकृतिक। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? वार्तालाप, गद्य शिक्षण, भाषण, अभिनय। प्रत्यक्ष रूप से मौखिक भाषा का विकास करेंगे तो वार्तालाप आएगा, भाषण भी आएगा, सामने से प्रत्यक्ष रूप से करेंगे अभिनय भी आएगा। तो प्रत्यक्ष विधियों में कौन सा नहीं आता? गद्य शिक्षण। तो ये अप्रत्यक्ष विधि है गद्य शिक्षण, अप्रत्यक्ष विधि है गद्य शिक्षण। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हमने पेडागोजी में कराया है। जिन साथियों ने पेडागोजी की मैराथन क्लास ना ली हो वो अवश्य लें मैराथन क्लास। वहाँ पर आपको सभी आपके पेपर्स में, हिंदी के पेपर में जितनी भी पेडागोजी आती है उसके प्रश्न रखे गए हैं मेरे उस मैराथन क्लास में, तो अवश्य लें वो क्लास। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो ये मैराथन में मैंने प्रश्न कराया हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत कर लेंगे, इतना सरल प्रश्न है। और देखो आपके 2023 के पेपर में आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा बस उसे, है ना। तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपने सभी प्रैक्टिस सेट, सभी प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हुए हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होकर जाएंगे और बहुत समझ के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने संधियाँ सही से पढ़ी नहीं, समाज सही से पढ़े नहीं और प्रश्न करने लगे, तो फिर आपके प्रश्न गलत होंगे। हमें हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, चाहे वो छंद से रिलेटेड हो, अलंकार से रिलेटेड हो। अगर आपने उसकी थ्योरी को सही से नहीं समझा तो प्रश्न करने में आपको समस्या अवश्य आएगी। तो एक बार थ्योरी को भी रिवीजन करते रहा करें। हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी एक साथ शिक्षण से। तो अक्षरों से। ठीक है। जो भी आपका प्रश्न जैसे अलंकार से रिलेटेड गलत हो गया, है ना, यहाँ पे कर रहे हो गलत हो गया तो क्या करो, अलंकार के दोबारा जाकर नियम पढ़ लो, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, है ना। काव्य के जड़ चेतन विधान तत्व से क्या तात्पर्य है? जड़ पदार्थों में चेतनता की कल्पना, चेतन पदार्थ में जड़ की कल्पना करना, उपरोक्त दोनों। काव्य के जड़ चेतन विधान तत्व से क्या तात्पर्य है? जड़ पदार्थों में जड़ चेतन विधान तत्व काव्य के क्या है? ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो काव्य में क्या होता है? कल्पना में, चेतन पदार्थों में, जड़ पदार्थों में चेतनता की कल्पना। यही तो है कि जो पदार्थ जड़ हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनमें चेतनता की कल्पना करें, वो काव्य में ही कर सकते हैं, है ना। जैसे कलियां मुस्काई, फूल खिले कलियां मुस्काई, तो वो जड़ था, है ना। वैज्ञानिक रूप से तो सजीव है पौधा, लेकिन अगर हम देखें तो वो क्या चल फिर सकता है? नहीं। उसमें चेतनता ला दी, तो ये किसका तत्व है? ये जड़ में चेतनता लाना, ये काव्य का तत्व है। और या चेतन पदार्थों में जड़ की कल्पना करना कि चेतन पदार्थ है, चलता फिरता पदार्थ है, उसे रोक दो, पत्थर बना दो, नहीं। काव्य में क्या है? पत्थर को भी पिघलाना है ना। काव्य में कहते हैं कि ऐसी धुन बजाते थे कि पत्थर भी पिघल जाता था, यानी जड़ से चेतना लाना। ठीक है। तो जड़ से चेतना लाना, यही काव्य का तत्व है। जड़ पदार्थों में चेतनता की कल्पना करना, चेतना लाना, जीवन लाना। जड़ पदार्थ हैं जो जिनमें श्वास नहीं है, उनमें चेतना लाना, चेतना लाने की कल्पना करना, यही काव्य का विधान तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? ये मैंने प्रश्न आपको कई बार कराया हुआ है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? कथा वस्तु, पात्र, संवाद या भाषा शैली? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर करें। और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर करते हैं और आपके आंसर एकदम बढ़िया जाते हैं। और कतई अफसोस ना करें, जिसका भी अगर आंसर गलत गया है तो उसके दिमाग में सही से बैठ जाएगा कि हमसे ये गलत हो गया उस दिन, अब हमें गलत उसको नहीं करना है। बस ईमानदारी से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहें और अपना चेक भी करें कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए, 30 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कोई भी समस्या हो आपको इससे रिलेटेड तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। ठीक है। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? ये संवाद है,
डायलॉग्स अच्छे बोले जाते हैं तभी तो वो नाटक अच्छा लगता है। उसकी कहानी अच्छी हो, उसके कैरेक्टर्स अच्छे हों, उसकी भाषा शैली अच्छी हो, अगर उसने उन डायलॉग्स को डिलीवर नहीं कर पाया, अपने बातों को समझा नहीं पाया, उनके जो संवाद था वो आपसी वो अच्छा नहीं हुआ, है ना, तो वो कैसा रहेगा नाटक? क्या आपको अच्छा लगेगा? आप नाटक देखने जाएं और उनका जो डायलॉग संवाद है वो अच्छा ना हो तो आपको नाटक में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राण तत्व है संवाद। ठीक है। साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती? भाषण, लोकगीत, नाटक, अभिनय, वाद विवाद। साहित्यिक क्रियाओं में तो भाषण हमारी साहित्यिक क्रियाओं में आता है, नाटक अभिनय आता है, वाद विवाद भी आता है। आता नहीं है क्या? लोकगीत। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, पैसाची से या कैथी से? आप सभी लोग इसका आंसर अवश्य कर लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये कई बार मैंने आपको प्रश्न रखा हुआ है और देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, कई पेपर्स में आपके आया हुआ है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, पैसाची लिपि से, कैथी लिपि से? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पेपर सॉल्व करें और कम समय में ही कर दिया है आपका पेपर सॉल्व। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होगा? ये मैंने आपको हिंदी साहित्य में एक पूरा चार्ट बनाकर दिया था हिंदी साहित्य की मैराथन में। तो जिन साथियों ने अभी हिंदी साहित्य की मैराथन नहीं ली है वो अवश्य ले जाकर, आपके प्रश्न काफी मिलेंगे उसमें, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सारे प्रश्न रखे गए हैं, तो आपका बहुत अच्छी तरीके से वहां पर रिवीजन हो जाएगा और बहुत विस्तार से समझाया हुआ भी है। तो वहां से आप मैराथन की क्लास ले सकते हैं हिंदी साहित्य की। ठीक है। हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी आपको। ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, हिंदुस्तानी, कौरवी, बघेली। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मैं उसके साथ ये नाम वो जरूर अवश्य बोलती हूँ, तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ए, बी, सी या डी। तो आपका राइट आंसर है कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। और ये कौन सी हिंदी की है? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, ये सब किसकी? कन्नौजी, बांगरू, ये खड़ी बोली की भाषाएं थी। मगही, बघेली, आपकी बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंट मक्का की ओर भागता है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक लोकोक्ति दी है, लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित बातें होती हैं लोकोक्ति। और लोकोक्ति और मुहावरे में कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि मुहावरा की एक पहचान है लास्ट में ना, और एक पहचान है कि ये वाक्यांश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते, वाक्यों के अंश होते हैं। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति जो होती है वो आपका पूरा वाक्य होता है। ठीक है। पूरा वाक्य होता है लोकोक्ति। ऊंट मक्का की ओर भागता है, देखो पूरा वाक्य लिखा है तो लोकोक्ति हमारी। इसका अर्थ क्या होगा? धर्म के प्रति सब निष्ठावान होते हैं, पशु भी घर की याद करते हैं, अपनी जन्मभूमि को सब प्रेम करते हैं, जिससे जहाँ सुख मिलता है वहीं जाता है। ऊंट मक्का की ओर भागता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना। ठीक। ऊंट मक्का की ओर भागता है, इसका अर्थ क्या होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है इसका? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका बेटा। ऊंट मक्का की ओर भाग रहा है, ए, बी, सी या डी? ठीक है। मुहावरे और वाक्यांश में तो आप अंतर समझ गए होंगे। मुहावरे और वाक्यांश में चलिए कहां पर गया? ये अपनी जन्मभूमि को सब प्यार करते हैं। चलो अगला है हमारा उच्छिष्ट शब्द में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या अयादि संधि? उच्छिष्ट शब्द में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे उच्छिष्ट, तो इसको तोड़ेंगे उच्छिष्ट को उत प्लस शिष्ट।
कल भी ऐसा ही एक प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ था। तो उत प्लस शिष्ट होगा, ये आपकी व्यंजन संधि है। ता बदल जाएगा चा में और सा बदल जाएगा छा में, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। राइट ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताएं। पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन, रुपया, पैसा। द्वंद्व समास ये कई बार मैंने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया, अब आप लोग तुरंत टिक कर लेंगे। और आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। द्वंद्व समास की तो पहचान अलग हमें दिखाई देती है। तो पीताम्बर है, चौराहा है, नेत्रहीन है या रुपया पैसा, तो ये है रुपया पैसा। डैश बीच में लगा है, रुपया पैसा, है ना। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक है, इसमें पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। चौराहा, चार रहा, पहला पद संज्ञावाची है, द्विगु समास होगा। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, ये तत्पुरुष समास होगा। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेत्रों से हीन, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये कौन सा समास है? चौराहा, चार रहा है, द्विगु समास, सभी पता हो हमें। पीताम्बर, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होगा? स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होगा? स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो इसका अर्थ जो राइट आंसर है बेटा वो है बी, स्वतः उत्पन्न। तो आपका ये 2023 का हिंदी का पेपर समाप्त होता है यहीं, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो एक पंक्ति हम देते हैं, उसका आपको बताना है कि किसने कही है। ये सब कहे ना जाई का कहिए। क्लास का अंतिम प्रश्न आपके लिए होमवर्क का कहिए। ठीक है, केशव कहे न जाए का कहिए, तब रचना विचित्र, अति समझू मन ही मन रही है। ये किसने कही है? ये किस कवि की पंक्ति है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ये किसकी पंक्ति है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, तो आपका एक प्रश्न बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य की मैराथन में मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, और आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ें, जिससे आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनके लिंक टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।